जय हिंद दोस्तों, स्वागत है इंग्लिश विथ रूपेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस अरेंजमेंट से क्वेश्चन देखेंगे जो कि एसएससी के CHSL एग्जाम में 2021 में आया है। और 12 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ है शिफ्ट 1, 2 और 3 में, उन सभी शिफ्टों के क्वेश्चन को देखेंगे जो कि पैराजंबल्ड से या सेंटेंस अरेंजमेंट से रिलेटेड है और एक्सप्लेनेशन हिंदी में ही रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन का में आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। गिवन बिलो आर 4 sentences in jumbled form. Select the option that gives their correct order. तो क्वेश्चन से सभी लोग फैमिलियर होंगे ही। अब जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन पे आ जाइए। यहाँ पे देख लीजिए हर एक ऑप्शन अलग अलग सीक्वेंस से स्टार्ट हो रहा है। एक ए से है तो एक डी से है, एक बी से है, एक सी से है। अगर इसमें आपको पता चल जाए कि सेंटेंस किससे स्टार्ट हो जाएगा तो आप तुरंत इस क्वेश्चन को कर लेंगे। 2 से 3 सेकंड भी काफ़ी हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा। क्या दिस फ्लाइट आ सकता है पहले? तो नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस आ गया है तो ये किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। ईट, इसका भी कोई सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ होगा, उसके लिए ईट आया है, तो बी से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। दैट मीन्स ये जो ए से स्टार्ट हो रहा है और ये बी से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका आंसर नहीं होगा। अब सी और डी में देखते हैं तो इसमें देखिए सेंटेंस में दे रखा है इन द हीट द क्वीन लिव्स द नेस्ट। और आगे डी का सेंटेंस अगर थोड़ा सा पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है द क्वीन इज द मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ ए कॉलोनी ऑफ एंड्स। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पे क्वीन को डिफाइन किया गया है। इससे इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है जो क्वीन है वह किस क्वीन की बात कर रहा है कि किसी कॉलोनी का जो एंड है उसका जो क्वीन है उसके बारे में बात किया गया है। और इसी के बारे में आगे सेंटेंस में बताया गया है कि वो जो एंड के कॉलोनी का क्वीन है वो नेस्ट से बाहर जाती है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि सेंटेंस डी से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वीन को इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये क्वीन है क्या। तो यानी ये ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अब देख लीजिए इसको आप कितना जल्दी कर सकते थे। जैसे यहाँ दिस देखते तो ये आंसर नहीं होगा, बी से भी स्टार्ट नहीं होगा। ये सी थोड़ा सा पढ़ने के बाद अगर डी थोड़ा सा पढ़ते तो यहाँ से पता चल जाता डी स्टार्ट करेगा ये अरेंजमेंट को, सीक्वेंस को। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ये लैंग्वेज है। आई होप कि लैंग्वेज सभी लोग समझ ही गए होंगे कि क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो डी, बी, बी, डी। दैट मीन्स या तो बी या डी से सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो इन दोनों के बारे में हमें तो सोचना भी नहीं था। अब देख लीजिए बी में क्या है, ही टुक, और यहाँ पे है 1 डे। तो ही किसी के लिए आया है तो उसका जिक्र एन ओल्ड मैन यहाँ पे डी में दे रखा है। दैट मीन्स जो ये बी से स्टार्ट नहीं होगा यहाँ पे सीक्वेंस। अब देख लीजिए इसमें से डी के बाद सी आएगा या डी के बाद बी। तो अब यहाँ पे अगर ये ओल्ड मैन के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है जो कि जंगल में आया है, और इसके बाद सी में दे रखा ही फाउंड द 2 चिल्ड्रेन एंड द बास्केट, और बी में दे रखा है ही टुक देम। तो ही टुक देम मतलब वो उसको ले लिया। तो किसको ले लिया होगा? जो ये फाउंड किया है जंगल में 2 चिल्ड्रेन और बास्केट को। तो इससे क्लियर होता है कि डी के बाद सी आएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है सी, बी, डी, ए। तो यहाँ पे भी देख लीजिए सारा ए, बी, सी, डी, इनमें से अगर आप ये पता कर लेते हैं कि कौन स्टार्ट करेगा तो ये भी क्वेश्चन देखिए कितना इजी हो जाएगा। यहाँ पे वी है तो देख लेते हैं क्या सेंटेंस में वी किसके लिए आया है, क्या हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेटर व्हेन वी, यहाँ पे भी वी आया है। तो और आगे दे रखा द मेहराज वेयर न्यू कमर टू द नेबरहुड, और यहाँ पे आया है माई वाइफ एंड आई कॉल्ड ऑन देम टू आस्क इफ दे नीड एनी हेल्प। तो क्या अब यहाँ से समझ में आया कि ये वी किसके लिए आया है? तो माई वाइफ एंड आई के लिए आया है। तो ये 2 सेंटेंस स्टार्ट नहीं करेगा। सी और डी में अब देख लीजिए क्या समझ में आ रहा है आपको
कि द महाराज वेयर न्यू कमर टू द नेबरहुड, माई वाइफ एंड आई कॉल्ड ऑन देम टू आस्क इफ दे नीड एनी हेल्प। तो ये दे किसके लिए आया होगा? तो ये जो द महराज आया है, तो यहाँ से आपको एक ग्रामर का भी रूल समझ में आना चाहिए। द महराज, जैसे ये एस लग गया है और द लग गया, दैट मीन्स उसके पूरे फैमिली की बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो उसका फैमिली क्या किया है, अगर उसको ज़रूरत है तो वो हेल्प के लिए ज़रूरत का बात यहाँ कह रहा है। तो दैट मीन्स पहले इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा द महराज, इसके लिए आगे यहाँ पे दे आया है, तो सेंटेंस सी से स्टार्ट होगा। तो देख लीजिए एक ही ऑप्शन है और यहाँ से इसको आप आंसर कर सकते हैं कितना जल्दी। तो जैसे मान लीजिए ये एग्जाम में आया होता तो ये दोनों स्टार्ट नहीं करेगा, सी और डी में चेक करते। तो यहाँ पे द महराज आया, यहाँ पे इसके लिए इस सेंटेंस को जैसे पढ़ते तो यहाँ पे दे मिलता तो समझ में आ जाता कि सी और डी ये एक पेयर भी बनेगा, सी डी, और इसी से सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपको एग्जाम में क्या अप्रोच रखना चाहिए मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ, और आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में और वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं इसमें क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए, सो देट कि मैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। अब चलिए इसमें भी देखते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, सारे ऑप्शन अलग अलग सीक्वेंस से स्टार्ट हो रहे हैं। देख लेते हैं क्या हर फेस आ सकता है? नहीं, क्योंकि हर फेस जिसके लिए ये फेस की बात किया गया है उसका जिक्र सेंटेंस में पहले करना होगा, उसके लिए उसके बाद यहाँ पे हर फेस आएगा, तो ये सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करेगा। इसके बाद है माई मदर लुक्ड अप इन टाइम टू सी मी फॉल। तो मी को, और आगे हो सकता है कि पहले मी का जिक्र किया गया होगा तब क्या आया है कि माई मदर लुक्ड अप इन टाइम, समय रहते उसको देख लिया कि मी जो है वो फॉल कर रहा है, तो ये भी सेंटेंस से स्टार्ट नहीं करेगा। बट आई मिस्ड, ये आया है कि कुछ मिस कर दिया गया है जिसके चलते कि वो फ्लोर पे आ गया है किचन का। तो ये आप क्या मिस कर दिया गया, तो ये भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, माई हैंड रीच्ड आउट टू द ग्रैब ऑफ हैंडल, हैंडल के ग्रैब से मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो हैंडल था उसको ग्रैब करने के पहुंच से बाहर हो गया, जिसके चलते वो क्या हो गया कि वो हैंडल को मिस कर गया। और इसको अगर आप आगे पढ़ेंगे तो वो हैंडल किस चीज़ का था, उस डोर जो था, उस डोर का जो हैंडल था वह किचन डोर था, और वो मिस कर गया तो वो किचन के फ्लोर पे चला गया। तो अगर आप थोड़ा सा भी सेंस निकाल पाते हैं, देखिए कितना जल्दी आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे कि सेंटेंस डी से स्टार्ट होगा और डी से केवल एक ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। एग्जाम में आप देखिए कितना और इसको फास्ट कर सकते थे, हर फेस नहीं आएगा। यहाँ पे मी का जिक्र हो गया है तो हो सकता है कि हमें आगे ढूंढना पड़ेगा कि इस मी के बारे में इंट्रोडक्टरी जो सेंटेंस है वह कौन सा है। तो बट आई मिस्ड, ये इससे भी समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ मिस करने का बात कहा जा रहा है। जैसे इस सेंटेंस में आएंगे तो ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ये समझ में आ जाता है कि वो जो हैंडल के ग्रैब से रीच आउट हो गया, जिसके जो डोर जो है वह किचन का था। तो यहाँ से सेंटेंस डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन दो, जो कि डी से सीक्वेंस शुरू हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा जैसे सेंटेंस इसमें बढ़ा गया तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए, लेकिन उससे पहले पूरा सेंटेंस को पढ़ने से पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। सी से स्टार्ट हो रहा है, बी से, ए से, सी से, दैट मीन्स डी के बारे में हमें सोचना भी नहीं है। ए बी सी में देख लेते हैं कि कौन स्टार्ट करेगा। द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर इज फार्मिंग, पालमपुर का मेन एक्टिविटी बता रहा है कि फार्मिंग है। अब पालमपुर क्या है, क्या यहाँ से समझ में आ रहा है? नहीं, हमें और आगे जो इन्फॉर्मेशन है उस वहाँ के फैमिली के बारे में दिया गया है। यहाँ पे आया है पालमपुर विलेज हैज अराउंड 450 फैमिली। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि पालमपुर क्या है, एक विलेज है जिसमें कि 450 फैमिली है। सी पढ़ते हैं, द नेबरिंग टाउन ऑफ द विलेज। तो किस विलेज का नेबरिंग टाउन की बात किया गया है इस सेंटेंस में, तो ये पालमपुर। तो यहाँ द विलेज आया है तो दैट मीन्स आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये पालमपुर विलेज का बात किया जा रहा है। तो
पहले इसको विलेज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यहाँ से हमें मालूम चलेगा कि ये इंट्रोडक्टरी सब सेंटेंस है, तो पहला सेंटेंस जो यहाँ पे सीक्वेंस स्टार्ट होगा बी से स्टार्ट होगा, और इससे भी देखिए केवल एक ऑप्शन है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए पूरा सेंटेंस हमें पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं पड़ा। अब एग्जाम में आप इन की पॉइंट्स को ध्यान रख लीजिएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा कि द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर, यहाँ से पालमपुर हमें समझ में नहीं आया, विलेज यहाँ पे है और यहाँ द विलेज है, दैट मीन्स बी से स्टार्ट है, इसको आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन, यहाँ पे लंबा लंबा इसमें भी सेंटेंस है, तो मैं यहाँ पे जो सही ये जम्बल्ड का क्वेश्चन लिया हूँ, ये 12 अप्रैल का जो CHSL का एग्ज़ाम है वहाँ से लिया हूँ, और पहला 2 क्वेश्चन जो था वो शिफ्ट फर्स्ट से था, और फिर 2 क्वेश्चन जो है आफ्टरनून शिफ्ट से था, ये मॉर्निंग शिफ्ट, फिर आफ्टरनून शिफ्ट, फिर इवनिंग शिफ्ट, हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जम्बल्ड से सेंटेंस अरेंजमेंट से। तो आई होप कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया है CHSL का तो आपको अच्छे से आइडिया होगा, और एग्ज़ाम आ भी रहा है तो आप यहाँ से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग ए प्रिंटेड टेक्स्ट कम्स फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन प्रिंटेड वर्ड्स एंड वंस प्रायर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा है, कंप्रिहेंशन इज द एबिलिटी। अब देख लीजिए कि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की बात किया गया है, और यहाँ पे आपको जब कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ से आपको धीरे धीरे आइडिया मिलने लगेगा कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या होता है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जो होगा उसमें उस सब्जेक्ट का जिक्र होगा जो कि पूरे अलग अलग जो सेंटेंस होगा ABC करके, उस सभी सेंटेंस में उसी के बारे में जिक्र किया जाएगा। और इंट्रोडक्टरी सेंटेंस जो होगा उसमें उस सेंटेंस में आपको उस सब्जेक्ट का प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि ये किस सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाह रहा है। और ये सेंटेंस जो होगा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, ये इंडिपेंडेंट होगा, दैट मीन्स इसका ये जरूरी नहीं है कि इससे पहले कोई सेंटेंस आया हो, ये अपने आप में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। तो अब देख लीजिए, अगर ये क्वेश्चन है, इसमें आप अगर देखेंगे तो आप सेंटेंस को पढ़िए थोड़ा थोड़ा ही, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ के बारे में जिक्र किया जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग ए प्रिंटेड टेक्स्ट कम्स फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन प्रिंटेड वर्ड्स एंड वंस प्रायर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा सेंटेंस है, कंप्रिहेंशन इज द एबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे कंप्रिहेंशन क्या चीज़ है उसके बारे में बताया गया, ऑफ अंडरस्टैंडिंग समथिंग दैट इज स्पोकन और रिटेन। स्पोकन और रिटेन के बारे में, कंप्रिहेंशन का एबिलिटी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। लिसनिंग लिसनिंग कंप्रिहेंशन हाउएवर इन्वॉल्व्स मल्टीपल प्रोसेस। और अगर दूसरा सेंटेंस थोड़ा सा पढ़े तो, इन एक्टिव रीडिंग रीडर थिंक्स अबाउट देयर रीडिंग एंड मेक कनेक्शन एंड इन्फेरेंसेस। तो अब देख लीजिए यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जो कंप्रिहेंशन है यह इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसके बारे में पूरे सेंटेंस में जिक्र किया गया है कि कंप्रिहेंशन क्या है और प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, जैसे कि स्पोकन और रिटेन के बारे में दे रखा है। और यहीं पे फिर आप देख लीजिए रिटेन के लिए यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया गया है प्रिंटेड टेक्स्ट के फॉर्म में, और फिर स्पोकन के लिए लिसनिंग एक्सपीरियंस के बारे में आगे बात किया गया है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि जो सेंटेंस स्टार्ट होगा बी से स्टार्ट होगा, तो बी से ये 2 ऑप्शन है, दैट मीन्स ए और डी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। और बी में कंप्रिहेंशन के बारे में आपको पूरा एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस मिल जाता है। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद ये समझ में आ जाता है कि कंप्रिहेंशन है क्या, इसके लिए कोई दूसरा सेंटेंस का भी ज़रूरत नहीं है समझने के लिए। अब देख लीजिए यहाँ से इसके आगे आप जब ये कंक्लूड कर लीजिए कि बी से सेंटेंस स्टार्ट होगा, अब देख लीजिए बी के बाद डी है और बी के बाद ए है। तो अब अगर आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि बी के बाद अगर डी होगा या ए होगा, तो आप इजीली इसको कर लेंगे। या तो कोई और पेयर ढूंढ लीजिए, जैसे सी के बाद ए आएगा, या ए के बाद डी आएगा, या डी के बाद सी आएगा, कोई एक पेयर अगर आप ढूंढ लेंगे तो इसको देखिए कितना जल्दी आप कर लेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि ये एक्टिव रीडिंग का बात किया जा रहा है, और यहाँ पे रीडिंग से ही रिलेटेड प्रिंटेड टेक्स्ट और
प्रिंटेड वर्ड्स का बात किया जा रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ए और डी ये रिलेट होंगे। और उसके बाद जो है लिसनिंग कंप्रीहेंशन हाउएवर, जो ये हाउएवर टर्म है ये अक्सर आपको जनरली दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि 95% केस में आपको सबसे लास्ट वाले सेंटेंस में यूज होता हुआ मिलेगा। तो अगर ये भी आपको थोड़ा सा अगर आइडिया है कि हाउएवर सबसे लास्ट वाले सेंटेंस में जाता है, तो सबसे लास्ट इसमें है। और अब इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए, क्या ए के बाद डी आ सकता है? तो ऑफकोर्स यहाँ पे प्रिंटेड टेक्स्ट का बात किया जा रहा है और यहाँ पे एक्टिव रीडिंग का बात किया जा रहा है उन टेक्स्ट के बारे में। तो ए के बाद डी और डी के बाद सी, तो ये BADC आपका आंसर हो जाएगा। तो ये छोटा छोटा जो पॉइंट है जैसे कि हाउएवर है, बट है, कुछ प्रीपोजिशन है कि इस कोई वर्ड अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, अगर ये सब का आपका नॉलेज है तो जैसे 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन आपको ओवरलैप करेगा तो वहाँ से आप इसको इजीली कर लेंगे। तो धीरे धीरे मैं उन चीज़ों को बताता चलूँगा, जैसे कि आज आप ये समझ गए कि हाउएवर जो है वो जनरली क्या होता है कि सबसे लास्ट वाले सेंटेंस में आएगा। तो आई होप फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आज मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है 12 अप्रैल 2021 के जो CHSL का एग्ज़ाम है उसका क्वेश्चन, और इसके तीनों शिफ्ट का ये क्वेश्चन था जम्बल्ड से सेंटेंस अरेंजमेंट से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में, सो दैट कि नए मैक्सिमम व्यूज आते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है नई वीडियो जल्दी लाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।